हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का। ये दोस्तों थर्ड पार्ट रहेगा और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक लिए याद रहे और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसका उद्देश्य गैर वन्य सरकारी और निजी भूमि में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना है। और दूसरा दिया है, यह किसानों को बाजारों से जोड़ने वाला बांस संकुल बनाने का प्रयास करता है। और तीसरा दिया है, वन और गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले सभी बांस वृक्षों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वृक्ष के रूप में परिभाषित और संरक्षित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राष्ट्रीय बांस मिशन है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसे जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना है, तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह किसानों को बाजारों से जोड़ने वाला बांस संकुल बनाने का प्रयास करता है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि वन और गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले सभी बांस वृक्षों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वृक्ष के रूप में परिभाषित और संरक्षित किया गया है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने के लिए वर्ष 2017 में जो भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति बांस और उसके उत्पादों की खेती और व्यवसाय आरंभ कर सके। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इल्बर्ट विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसे लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा दिया है, इसका उद्देश्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना था। और तीसरा दिया है कि इसे केंद्रीय विधायिका में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 2। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो इल्बर्ट विधेयक आया था उसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसे जो पहला कथन दिया है कि इसे लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के दौरान प्रस्तुत किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसे लॉर्ड लिटन के वायसराय काल के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि इसे लॉर्ड रिपन जो है उनके वायसराय जो थे उस काल के दौरान इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के लिए इल्बर्ट विधेयक भी लाया गया था। और तीसरा दिया है कि इसे केंद्रीय विधायिका में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक के विरुद्ध बहुत ही उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। और उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि भारतीयों में सर्वाधिक शिक्षित भी यूरोपीय लोगों की सुनवाई करने के लिए अयोग्य थे। और अंत में भारत सरकार जो थी वो यूरोपीय लोगों के सामने झुक गई और उनकी सहमति को दूर करने के लिए जो विधेयक थे उसमें संशोधन भी किया था। यानी कि जो तीसरा वाला है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की पराजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारण उत्तरदायी था या थे? पहला दिया है महाद्वीपीय विस्तार और औपनिवेशिक के अधिग्रहणों के मध्य फ्रांसीसी संसाधनों का विभाजन। दूसरा दिया है ब्रिटिश कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी एक स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी। और तीसरा दिया है कि ब्रिटिश सरकारी तंत्र की तुलना में फ्रांस में प्रचलित सरकार का निरंकुश और अपकृष्ट तंत्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए दिया है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की जो पराजय हुई थी उसके मुख्य कारण कौन कौन से थे। तो इसमें जो पहला दिया है कि महाद्वीपीय विस्तार और औपनिवेशिक अधिग्रहणों के मध्य फ्रांसीसी संसाधनों का विभाजन हुआ। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फ्रांस ने एक साथ महाद्वीपीय विस्तार और औपनिवेशिक अधिग्रहण जैसे कठिन कार्य करना उन्हें प्रारंभ किया, तो इससे उनके जो संसाधन थे उसमें विभाजन हो गया। और इससे हुआ ये कि अपने विरोधियों का सामना करने में भी वो सक्षम नहीं थे। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि ब्रिटिश कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी एक स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी, जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम नहीं थी। और इसमें जो तीसरा दिया है कि ब्रिटिश सरकारी तंत्र की तुलना में फ्रांस में प्रचलित सरकार का निरंकुश और अपकृष्ट तंत्र हुआ। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन में 44 है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कुशल आक्रमणता की जो नीति है किससे संबंधित थी। तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि मूल निवासियों के सामाजिक धार्मिक के मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से, बी दिया है अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से, और सी दिया है आम जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार करने से, और जो डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कुशल आक्रमणता की जो नीति आई थी इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये जो नीति है ये संबंधित है कि अफगानिस्तान के जो आंतरिक मामले हुए थे उसमें हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है उससे संबंधित था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि यदि अपन किसी व्यक्ति को तान देंगे तो दोस्तों वो काम अच्छे से नहीं करेगा, यानी कि आक्रमणता आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 45 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है ब्रिटिश भारत के साथ संधि और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। पहला दिया है लहासा की संधि भूटान के साथ हुई थी, दूसरा दिया है सुगोली की संधि नेपाल के साथ हुई थी, तीसरा दिया है यांडबू की संधि तिब्बत के साथ हुई थी, और चौथा दिया है गंडमक की संधि अफगान के साथ हुई थी। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है केवल 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि कौन कौन सी संधि जो है किस क्षेत्र के साथ संबंधित हैं, और इन सभी को अपन पूरी टेक्स्ट से ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला दिया है कि लहासा की संधि भूटान क्षेत्र से संबंधित है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लहासा की संधि भूटान से संबंधित नहीं है, जबकि यह ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत से संबंधित है। और जो दूसरा दिया है सुगोली की संधि नेपाल से है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि यांडबू की संधि तिब्बत से है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यांडबू की संधि बर्मा से है न कि तिब्बत से है। और जो चौथा दिया है कि गंडमक की संधि अफगान से है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 4 सही है। और अब अपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। पहले में आ रहा है कि लहासा की संधि ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत से संबंधित है। कैसे, देखिए लहासा को अपन याद करेंगे आशा से, यानी कि अपन को जो आशा होती है तो वो दोस्तों जो ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट यानी कि बड़े, और ब्रिटेन को अपन याद किया कि जो ब्रिलियंट है, यानी कि जिससे अपन को आशा होती है तो वो दोस्तों बहुत बड़े होते हैं और ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, और वो बहुत किल्लत करते हैं, यानी कि तिब्बत आ जाएगा। और जो दूसरा है सुगोली की संधि जो है नेपाल से है। कैसे, क्योंकि जब अपन किसी को पालते हैं तो उसको अपन छोटी छोटी गोली खिलाते हैं, क्योंकि जो वो बच्चा है वो बहुत छोटा रहता है, यानी कि जैसे अपन किसी जीव को पालते हैं तो दोस्तों अपन उसको छोटी छोटी गोली खिलाते हैं, यानी कि सुगोली आ जाएगा। और तीसरा है यांडबू की संधि, ये दोस्तों बर्मा से संबंधित है। कैसे, देखिए जो इसमें शब्द आ रहा है यांडबू, यानी कि लास्ट में शब्द आ रहा है बू, यानी कि बदबू, और बर्मा है दोस्तों अपन किसको कहते हैं, तो बर्मा कहलाता है जैसे अपन किसी व्यक्ति से हाथ से बोर करवाते हैं, यानी कि जैसे अपन नल करवाते हैं किसी से, तो वो दोस्तों जो पाइप डालते हैं लंबे लंबे, उसी को अपन कहते हैं बर्मा। और दोस्तों जैसे वो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है तो उससे दोस्तों बू आती है, यानी कि बदबू आती है, यानी कि जैसे अपन बर्मा धरती में डालते हैं फिर उसको ऊपर निकालते हैं तो उससे बू यानी कि यांडबू आ जाएगा। और चौथा है
गंडमक की संधि ये दोस्तों अफगान से है। कैसे? क्योंकि अफगान यानी कि दोस्तों लास्ट में शब्द आ रहा है उसमें गान, और जो माइक होता है यानी कि मक दोस्तों, यानी कि अपन मक को अपन याद करेंगे माइक से, यानी कि माइक में दोस्तों लोग क्या करते हैं तो गान गाते हैं, यानी कि गाना गाते हैं। यानी कि जो आशा है अपन को किससे लगी रहेगी, तो आशा है अपन को ग्रेट ब्रिलियंट जो लोग है यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, और वो दोस्तों बाद में किल्लत करते हैं यानी कि तिब्बत आ जाएगा। और जो सुगोली है तो अपन छोटी छोटी गोली किसको खिलाते हैं, जिसको अपन पाते हैं छोटे में, यानी कि जैसे अपन छोटे में पाते हैं तो उसको अपन गोली खिलाते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है कि न पाले, नहीं कि मत पाल उसको। और तीसरा है यान्वु, तो दोस्तों बुक किससे आती है, तो वो दोस्तों बर्मा से आती है, क्योंकि बर्मा दोस्तों नीचे तक जाता है। और जो गंडमक है तो दोस्तों मक यानी कि माइक है, और माइक में दोस्तों अपन क्या करेंगे, तो दोस्तों माइक में अपन गाना गाते हैं यानी कि अफगान आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको ये चारों के चारों याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्ष 1929 में व्हिटले आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला दिया है यह ब्रिटिश भारत द्वारा किए गए सैन्य और सिविल व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करने के लिए गठित किया गया था। दूसरा दिया है इसने अनुशंसा की कि भारत के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किया जाए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि 1929 के व्हिटले आयोग के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह ब्रिटिश भारत द्वारा किए गए सैन्य और सिविल व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करने के लिए गठित किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत द्वारा किए गए सैन्य और जो सिविल व्यय है इसकी जगह नागरिक व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करने के लिए गठित किया गया था। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसने अनुशंसा की कि भारत के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किया जाए, तो यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुशंसा जो हुई थी ये भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसमें कहा गया था। यानी कि इसका पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ए दिया है लाला लाजपत राय, बी दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि दोस्तों जो अधिवेशन होगा तो दोस्तों उसमें कौन नहीं जाएंगे, तो दोस्तों उसमें छोटे छोटे जो बालक होंगे वो दोस्तों उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि दोस्तों वो अभी बालक है इसलिए उन्होंने अध्यक्षता नहीं की। और जो लाला लाजपत राय है इन्होंने वर्ष 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने वर्ष 1905 में जो बनारस अधिवेशन है वहां पे अध्यक्षता की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस है ये हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसके अध्यक्ष तो थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना पद त्याग दिया था और फिर इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि जो बालक होंगे वो दोस्तों अध्यक्षता नहीं करेंगे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्रिटिश सैन्य अभियान यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा भेजा गया था। ए दिया है अफगानिस्तान, बी दिया है नेपाल, सी भूटान, और डी दिया है तिब्बत। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो ब्रिटिश सैन्य अभियान है यानी कि यंग हस्बैंड, यानी कि दोस्तों जो यंग हस्बैंड यानी कि जो नए नए हस्बैंड होते हैं तो वो दोस्तों क्या करते हैं घर में आके दोस्तों वो बहुत किल्लत क्या करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका डी हो जाएगा कि तिब्बत आ जाएगा, क्योंकि वो नए नए में एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं इसलिए उनके बीच बहुत सारी किल्लत होती है, यानी कि तिब्बत आ जाएगा। क्योंकि जो हस्बैंड है उनके बीच में क्या होती है, किल्लत होती है, यानी कि तिब्बत आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उन्होंने वर्ष 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का विरोध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अल गुलाम यानी कि विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा दिया है उन्होंने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रही ईसाई मिशनरियों के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए बिरसाइत नामक एक नया पंथ चलाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो बिरसा मुंडा है दोस्तों, इनके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि उन्होंने वर्ष 1871 के क्रिमिनल टाइप्स एक्ट यानी कि आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है उसका विरोध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अलगुलान यानी कि विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने झारखंड और बिहार में आदिवासी भूमि को त्रस्त करने वाली सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था और उसी का नेतृत्व भी किया था। यानी कि जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि उन्होंने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रही ईसाई मिशनरियों के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए बिर साहित्य नामक एक नया पंथ चलाया। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे शब्द आ रहा बिरसा और इनका जो पंथ था वो भी था बिर साहित्य। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है सूचकांक और दूसरी तरफ दिया है द्वारा जारी किया गया। पहला दिया है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो दूसरा है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया, और जो तीसरा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है वैश्विक नवाचार सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो यह अलग को गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे शब्द आ रहा नवाचार, और दोस्तों जो नवाचार होगा तो वो दोस्तों बुद्धि से आएगा, यानी कि इसका जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा ये जारी किया गया। और इसमें जो दूसरा है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे शब्द आ रहा है वैश्विक आर्थिक और ऊपर वाले में भी आ रहा है विश्व आर्थिक, यानी कि जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो तीसरा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि इसको अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान जो संस्थान है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है इसमें दोस्तों 4 संकेतों को शामिल किया जाता है, जैसे कि वे लोग जिनमें कैलोरी का सेवन पर्याप्त नहीं होता है उनको कहते हैं अल्प पोषण, और जो दूसरा है उसमें वे बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है उनको इसमें शामिल किया जाता है, और तीसरे संकेत में वे बच्चे जिनका जो कद है उनकी उम्र के अनुपात से कम होता है उन बच्चों को शामिल किया जाता है, और जो चौथा सूचकांक है उसमें उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिन बच्चे की मृत्यु 5 वर्ष के अंदर ही हो जाती है। यानी कि इसमें 4 संकेत को शामिल किया जाता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? पहला दिया है हेनरी कॉटन, दूसरा दिया है अल्फ्रेड वेब, और तीसरा दिया है जॉर्ज यूल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था उसके जो विभिन्न अधिवेशन हुए थे उसमें किन किन व्यक्तियों ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि हेनरी कॉटन ने की थी, तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हेनरी कॉटन ने सन 1904 में इसकी अध्यक्षता की थी। और जो दूसरा अल्फ्रेड वेब है तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अल्फ्रेड वेब ने सन 1894 में इसकी अध्यक्षता की थी। और जो तीसरा जॉर्ज यूल है इन्होंने भी सन 1988 में इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा भी जो एनी बेसेंट थे उन्होंने 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 52 है कि निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है आत्मीय सभा, दूसरा दिया है आर्य समाज, तीसरा दिया है रामकृष्ण मिशन, और चौथा दिया है प्रार्थना समाज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 1, 2, 3, 4, बी दिया है 2, 3, 4, 1, सी दिया है 2, 4, 1, 3, जबकि डी दिया है 1, 4, 2, 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही काल अनुक्रम है। और अब अपन देखें कि जो पहले में आ जाएगा, तो पहले में दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, वो दोस्तों सन 1814 में की गई थी। और अपन इन सभी को पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद जो प्रार्थना समाज है उसके स्थापना 1867 में की गई थी। और फिर उसके बाद जो आर्य समाज है इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। और फिर लास्ट में जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना सन 1897 में की गई थी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1 4 2 3 इसका सही काल अनुक्रम है। और अब अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। देखिए जो पहला है दोस्तों, सबसे पहले अपन आत्मा से पूछते हैं कि अपन को प्रार्थना करनी कि नहीं करनी। यानी कि सबसे पहले अपन आत्मा में जाएंगे, फिर अपन प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद अपन आर्य समाज में अपन शामिल हो जाएंगे और फिर लास्ट में अपन राम और कृष्ण जी की अपन भक्ति करने लगेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन आत्मा में गए, फिर अपन ने प्रार्थना के लिए पूछा तो उसने हाँ बोल दिया, फिर अपन आर्य समाज में जाके शामिल हो गए और फिर अपन राम और कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अंग्रेजों के निम्नलिखित कार्यों में से किसने भारतीयों के बीच असंतोष में योगदान दिया जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। इसे पहला दिया है व्यक्तिगत का सिद्धांत, दूसरा दिया है सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते के भुगतान से इंकार करना और तीसरा दिया है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नील विद्रोह का क्रूर दमन करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो हुआ था उसके कारण सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 का, तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो व्यक्तिगत सिद्धांत आया था तो इसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें लोभ आ गया था, यानी कि लोभ की नीति आ गई थी। और फिर जो भारत के राजा थे उनमें से लगभग सभी राजाओं के मन में यह संदेश उत्पन्न हो गया था कि अब उनका भी जो राजपाट है वो भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनका हड़प लेगी। इसलिए जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है यह अलग को सही हो जाएगा। और फिर राजाओं ने सिपाही विद्रोह में अपना सहयोग भी दिया था। और इसका जो दूसरा है कि सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते के भुगतान से इंकार करना, इसलिए भी सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो यह अलग को सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नील विद्रोह का क्रूर दमन करना, ये भी इसका कारण बन जाएगा, तो यह अलग को गलत हो जाएगा क्योंकि जो नील विद्रोह था ये दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित था और जो कि 1859 में चालू हुआ था। यानी कि इसका जो तीसरा वाला है यह अलग को गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है संगठन या आंदोलन और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक। इसमें जो पहला दिया है कि देव समाज जो संगठन है इसके संस्थापक श्री नारायण गुरु है और जो दूसरा दिया है कि धर्म सभा जो संगठन है इसके जो संस्थापक है वो राधा कांत देव हैं और जो तीसरा दिया है कि राधा स्वामी आंदोलन जो है इसके संस्थापक जो है वो तुलसी राम है। तो उपयुक्त युगों में से कौन से सही सम्मिलित है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो देव समाज संगठन है इसके जो संस्थापक है श्री नारायण गुरु है, तो यह आप लोग को गलत हो जाएगा क्योंकि जो देव समाज के संस्थापक है वो दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। और दोस्तों इनको भी अपन पूरी टेक्स्ट पढ़ेंगे। और जो दूसरा दिया है कि धर्म सभा जो संगठन है इसके संस्थापक है राधा कांत देव हैं, तो यह आप लोग को सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि राधा स्वामी आंदोलन के जो संस्थापक हैं इसके तुलसी राम हैं, तो यह आप लोग को सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और अब अपन देखें कि इन सभी को अपन टेक्स्ट से कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला दिया है कि देव समाज जो है संगठन इसके संस्थापक है श्री नारायण गुरु थे, तो यह आप लोग को गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसके संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कैसे, देखिए जो देव है दोस्तों, तो देव को दोस्तों अपन आहुति देते हैं और आहुति दोस्तों किसकी देते हैं, तो वो दोस्तों अपन अग्नि में आहुति देते हैं। यानी कि जो शिव नारायण है उनको दोस्तों अपन अग्नि की आहुति देते हैं, यानी कि अग्निहोत्री आ जाएगा, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री आ जाएगा। और जो दूसरा है
कि धर्म सभा जो संगठन है इसके जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। कैसे? क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा धर्म है, और दोस्तों जो धर्म की सभा होती है तो वो दोस्तों अधिकतर राधा जी लगाते हैं, यानी कि राधाकांत देव आ जाएंगे, और राधा भी एक देव ही हैं। और जो तीसरा अध्याय है कि राधा स्वामी आंदोलन, इसके संस्थापक तुलसी राम है। कैसे? क्योंकि दोस्तों तुलसी राम को अपन याद करेंगे तुलसीदास से, और दोस्तों जो तुलसी जी हैं वो अपने स्वामी के दास थे, यानी कि जो तुलसीदास थे वो अपने स्वामी के दास थे, यानी कि तुलसी राम आ जाएगा और स्वामी आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको इनके सभी संगठन और संस्थापक याद हो गए होंगे। और एक बार और अपन इसका जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि जो देव है दोस्तों, तो देव को दोस्तों अपन क्या करेंगे, तो अग्नि की आहुति देंगे। कौन से देव को देंगे, तो वो दोस्तों शिव और नारायण को देंगे, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री आ जाएगा। और जो धर्म सभा होती है दोस्तों, तो वो किनके यहाँ लगती है, तो वो दोस्तों राधा जी के यहाँ लगती है, और राधा जी भी एक देव ही हैं। और जो राधा स्वामी आंदोलन है ये दोस्तों तुलसी राम है, क्योंकि दोस्तों जो तुलसी है वो अपने स्वामी के यानी कि राम के दोस्तों वो दास थे। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में सुर्खियों में रही द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजर जो है वो किसके द्वारा जारी की गई थी। इसमें ए दिया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, बी दिया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा, सी दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा, और डी दिया है प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सुर्खियों में रही थी अभी हाल ही में कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीर जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों इसे शब्द आ रहा है कि छोटी बुक है, लेकिन दोस्तों वो हरियाली है। तो दोस्तों छोटी छोटी हरियाली कहाँ पे होती है, तो वो दोस्तों पूरे राष्ट्र में होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये बुक जारी की गई है। और ये जो बुक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसकी दोस्तों यह प्रथम पुस्तक है जो मानवीय क्रियाकलाप हो और उनमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है उस पर केंद्रित है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। दूसरा दिया है उनके प्रगतिशील सामाजिक विचारों को उनकी पत्रिका तहजीब उल अखलाक के माध्यम से प्रचारित किया गया। और तीसरा दिया है कि उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सर सैयद अहमद खान थे इनके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सन 1876 में जैसे सेवानिवृत्त हुए थे उसके बाद इनको केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसके सदस्य बना दिया गया था, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छे वफादार व्यक्ति थे। और जो दूसरा दिया है कि उनके प्रगतिशील सामाजिक विचारों को उनकी पत्रिका जो थी तहजीब उल अखलाक जो है उसके माध्यम से प्रचारित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तहजीब उल अखलाक है इसका मतलब होता है शिष्टाचार और नैतिकता में सुधार, और उसी में दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था। और इसमें जो तीसरा था कि उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी काफी प्रयास भी किए थे और संघर्ष भी किया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बहराम जी एम मालावारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला दिया है उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया। दूसरा दिया है उनके प्रयासों से सम्मत आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया। और तीसरा दिया है वह इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो बहराम जी एम मालावारी थे इसके संबंध में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि उनके प्रयासों से सम्मित आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि वह इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक थे। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। और जो बहराम जी एम मालावारी थे ये दोस्तों एक पारसी धर्म के अनुयायी थे
और ये एक भारतीय कवि, लेखक और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। और अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव थे। पहला दिया है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, दूसरा दिया है भारत का ग्रामीणीकरण और शहरों का पतन, और तीसरा दिया है भारी एवं पूंजीगत वस्तु उद्योगों की अनुपस्थिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ए दिया है कि 1, 2, 3, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, जबकि डी दिया है केवल 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें कि वो कौन कौन से कारण थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के लिए लाभदायक बन गए थे। इसमें जो पहला दिया है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था, और दोस्तों ये ब्रिटिश शासन के लिए लाभदायक बन गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि भारत का ग्रामीणीकरण हुआ था और शहरों का पतन हो गया था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि भारी एवं पूंजीगत वस्तु उद्योग की अनुपस्थिति हुई थी, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ऑपरेशन ग्रीन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य केवल टमाटर, प्याज और आलू जैसे सब्जियों के संगठित विपणन को प्रोत्साहित करना है। दूसरा दिया है यह बागवानी विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ऑपरेशन ग्रीन्स है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य केवल टमाटर, प्याज और आलू जैसे सब्जियों के संगठित विपणन को प्रोत्साहित करना है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका उद्देश्य केवल टमाटर, प्याज और आलू जैसे जो सब्जियां हैं इसके संगठन से संबंधित नहीं है, जबकि इसका उद्देश्य जो है वो सब्जियों के साथ साथ जो फल है उनको भी शामिल किया गया है। जैसे कि दोस्तों जो फल है उसमें शामिल किया गया है आम हो गया, केला हो गया, अमरूद, कीवी, पपीता, नींबू वर्गीय फल और अनानास, अनार तथा कटहल को शामिल किया गया है। जबकि दोस्तों जो सब्जियां हैं उसमें दोस्तों टमाटर, प्याज और आलू तो शामिल किया गया है। इसके अलावा जो करेला हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी और हरी मिर्च को भी शामिल किया गया है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह बागवानी विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है, तो यह लफ्ज को गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उनके द्वारा इसको जारी किया गया। और दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें इसका सहयोग हो सके, इसलिए दोस्तों इसको चालू किया गया है, ना कि दोस्तों सिर्फ केंद्र सरकार की यह योजना है। यानी कि दोस्तों जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो ऑपरेशन ग्रीन्स है इसका मुख्य उद्देश्य कि फल और सब्जी उगाने वाले जो हैं उनको लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से जो प्रभावित हुई बिक्री और जो फल पश्चात हुए नुकसान है उसमें संरक्षण दिया जाए, और इसलिए जो ऑपरेशन ग्रीन्स है ये दोस्तों लाया गया है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वर्ष 1946 से 47 की तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका नेतृत्व बंगाल किसान सभा ने किया था। दूसरा दिया है बटाईदारों की मांगों की जांच करने के लिए फ्लाउड आयोग की स्थापना की गई थी और उसने इनके पक्ष में अनुशंसाएं की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो तेभागा आंदोलन है दोस्तों इसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि इसका नेतृत्व बंगाल किसान सभा ने किया था, तो यह लफ्ज को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि बटाईदारों की मांगों की जांच करने के लिए फ्लाउड आयोग की स्थापना की गई थी और उसने इनके पक्ष में अनुशंसाएं भी की थी, तो यह लफ्ज को गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अनुशंसाएं थी ये जो तेभागा आंदोलन हुआ था इसके पहले ही रख दी गई थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।